गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर से थर्ड का ज्योग्राफी में सेकंड पार्ट देखेंगे। इसमें हम लोग दो फोर्स पढ़ चुके थे स्टूडेंट्स, एक है इंडोजेनिक फोर्स और एक है एक्सोजेनिक फोर्स। इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़े थे और ये भी जाने थे कि क्या होता है इंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स, यानी इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स, इसके बारे में पढ़े थे। और उससे बनने वाले कुछ जो चीज़ें हैं उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस किए थे, जैसे एंडोजेनिक। आज हम लोग को पढ़ना है इसमें मेन कि एक्सोजेनिक फोर्स के एग्जांपल क्या और उन कैसे होते हैं, ठीक है ना। हमने इंटरनल फोर्सेस में दिखाया था कुछ प्रोसेस कि जैसे कि इसमें लावा प्लेन्स बनते हैं, प्लेट्यूज बनते हैं, वोल्केनिक बनते हैं, गीजर्स बनते हैं, वैलीज बनते हैं, मड पूल्स बनते हैं। यानी ये सारी चीज़ें बनती रहती हैं किसमें, इंटरनल फोर्सेस में। हमको मेन देखना है कि एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होते हैं। तो ज़रा ये देख लेते हैं, लावा प्लेन्स क्या होते हैं, रिफ्ट वैलीज क्या होती हैं, गीजर्स क्या होती हैं, मड पूल क्या होते हैं, इनके बारे में कुछ देख लेते हैं, ठीक है। ये जो स्टूडेंट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्ट वैली, ठीक है ना। इस रिफ्ट वैली का मतलब होता है जब दो लैंड आपस में दूर चला जाए, जैसे ये लैंड दूर जा रहा है, ये लैंड दूर जा रहा है, तो बीच का जो इलाका खाली बच जाता है स्टूडेंट, इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्ट वैली। और इसमें नदियाँ चलती रहती हैं यानी बहती रहती हैं, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम रिफ्ट वैली। बात समझ में आएगी। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट, इसको बोलते हैं गीज़र। क्या बोलते हैं इसको, गीज़र। ये गीज़र है जब कोई गर्म पानी ऊपर से, नीचे से, धरती से फट कर ऊपर की तरफ उठने लगता है, यानी अर्थ से मूवमेंट शुरू हो जाता है किसका, वाटर का फ्लो अप होने लगता है स्प्रिंग की तरह, उसको हम लोग बोलते हैं गीज़र, यानी गर्म पानी का वो फव्वारा, ठीक है। नेक्स्ट ये स्टूडेंट, इसको बोलते हैं लावा प्लेन। इसको क्या बोलते हैं, लावा प्लेन। यानी जब वो वोल्केनिक का लावा पूरी तरह से फैल गया है, तो ये पूरे मैदानों में फैल गया है या प्लेन्स एरिया में, तो ये पूरी तरह से क्या बन जाता है, लावा प्लेन। यानी ये पूरा लावा प्लेन से बना हुआ है, ये प्लेन है, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जो इंडोजेनिक फोर्स के द्वारा बने थे। आज हम लोग को पढ़ना है मेन कि एक्सोजेनिक फोर्स के एग्जाम्पल क्या है। उसमें पहला हमको पढ़ना है कि विंड से क्या चीज़ें बनती हैं, यानी लैंड फॉर्म विंड से कैसे बनते हैं, और उससे कैसे बनते हैं, ग्लेशियर से कैसे बनते हैं, सी वेब से कैसे बनते हैं, इसके बारे में हमको डिस्कस करनी है, ठीक है। हाँ, तो आते हैं मेजर लैंड फॉर्म पर। हाँ, इसमें दिया है स्टूडेंट कि द लैंडस्केप, जो लैंडस्केप होता है, बीइंग कंटिन्यूसली वॉर्न बाय द टू प्रोसेस, वेदरिंग एंड इरोजिंग। दो प्रोसेस होता है, वेदरिंग होगा या तो इरोजन होगा। वेदरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जब जिसमें ब्रेकिंग अप द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस, यानी वहीं पर जो रॉक्स होता है वो टूट जाता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेदरिंग। जब रॉक्स वहीं पर टूटकर बिखर जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं वेदरिंग। इरोजन उसको बोलेंगे जब वेदरिंग के बाद अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट लाइक वाटर, यानी जब रॉक्स टूट गया है और उसको किसी विंड के द्वारा या ग्लेशियर के द्वारा या कोई भी और एजेंट्स के द्वारा, लाइक में वाटर, इनके द्वारा अगर कहीं ले जाया जा रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट इरोजन। क्या बोलते हैं, इरोजन। यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वेदरिंग के बाद जब कोई रॉक्स किसी एजेंट के द्वारा इधर उधर चला जाता है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इरोजन। भाई समझ में। यानी वेदरिंग का मतलब जब रॉक्स वहीं पर टूट जाए तो उसको वेदरिंग बोलते हैं, और जब रॉक्स टूटने के बाद इधर उधर जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इरोजन। आई बात समझ में। तीन दो प्रोसेस के द्वारा होता रहता है और इसके कई सारे एजेंट्स हैं। आज हम लोग इसमें देखेंगे स्टूडेंट कि मेन रूप से कि किससे कौन से लैंड फॉर्म बन रहे हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे इसमें फर्स्टली जो है वो लैंड फॉर्म मेड बाय विंड, कि विंड के एरोजन से या उसके वेदरिंग से क्या क्या चीज़ें बन रही है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। वर्क ऑफ विंड इज मोर प्रोमिनेंट इन डेसर्ट है, जाहिर सी बात है डेसर्ट एरिया में सबसे एक्टिव होगा कौन सा वर्क, विंड का वर्क। लूज ड्यू टू द लैक ऑफ मॉइस्चर एंड वेजिटेशन, क्योंकि वहाँ पर वेजिटेशन नहीं होते, मॉइस्चर नहीं होती, यानी नमी नहीं होती है। इस वजह से हवा का जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव पार्ट होता है वो कहाँ होता है, तो डेसर्ट एरिया में। डिफ्लेशन हॉलो,
एक बन रहा है, ठीक है ना। एंड सैंड ड्यून्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म मेड बाय विंड, यानी डिफ्लेशन हॉलो और सैंड विंड, ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं किसके स्टूडेंट, तो विंड द्वारा बनाए गए। जैसे इसमें दिया है डिफिनेशन हॉलो कैसे बनेगा, दिया है रिमूवल, जब रिमूवल होगा सैंड का थ्रू डिफ्लेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज डिप्रेशन इन द डेजर्ट, तो गड्ढे बन जाते हैं। जैसे ही मूवमेंट शुरू होगा, यहाँ मूवमेंट शुरू हो रहा है ना विंड का चारों तरफ से, तो इसमें जब यहाँ पर होगा ये हॉलो सीधे सीधे बनता चला जाएगा और एक बीच ऐसा आएगा कि हॉलो ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। यानी पूरी तरह से डेजर्ट एरिया में ये इफ़ेक्टिव होता है। यानी जैसे ही यहाँ से रिमूवल हो जाएगा सैंड का, तो एक गड्ढा नुमा आकृति बन जाएगी, यानी शेप बन जाएगा गड्ढे जैसी शेप। उस शेप को ही हम लोग बोलते हैं डिफ्लेशन हॉलो। ये मोस्टली कहाँ होता है, तो डेजर्ट एरिया में। दूसरा दिया है स्टूडेंट सैंड ड्यून। सैंड ड्यून कैसे बनता है इसके बारे में दिया है। सैंड ड्यून तब बनेगा स्टूडेंट कि जब मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है, ये सबसे पहली बात, ये क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है, डिपोजिशनल वर्क पर होता है बाय द विंड। अ ड्यून इज अ हिल और माउंट ऑफ द सैंड डिपोजिशन बाय द विंड। जो ड्यून होता है स्टूडेंट, अभी मैं दिखाऊंगा। अ ड्यून इज अ हिल, एक पहाड़ की तरह दिखता है शेप, ठीक है ना। आपने देखा होगा रेगिस्तानी एरिया में ऐसे शेप बनते हैं, ठीक है। जो रेगिस्तानी एरिया होते हैं उसको ड्यून्स बोलते हैं। जो पहाड़ों की तरह टीले दिखते हैं ना बालू के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यून्स बोलते हैं। इस ड्यून्स में बहुत सारे ऐसे डिपोजिशन होते हैं। उस डिपोजिशन के ट्रांसपोर्ट होने के बाद पार्टिकल टेक्स प्लेस व्हेन एन ऑब्स्टिकल लाइज इन द पाथ ऑफ द विंड ड्यू टू डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द विंड। जैसे जैसे विंड की प्रोसेस कम होती जाती है, यानी उसकी मूवमेंट कम होती है स्टूडेंट, उसका जो स्पीड होता है कम होता जाता है, तो ये डिपोजिशन के बाद जो पार्टिकल्स होते हैं ना बालू के यानी सैंड के, वो धीरे धीरे एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूवमेंट करते रहता है और इससे एक शेप बनता है। उसी शेप को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट सैंड ड्यून्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सैंड ड्यून्स। जरा उसको हम देखते हैं, उसके बाद आते हैं। हम्म, ये जो इलाका स्टूडेंट दिख रहा है, ये बालू का ये जो बन रहा है ना ये इलाका, ठीक है ना, ये रेत की थोड़ी थोड़ी बालू की परतें हैं इधर उधर हो रही हैं, और इससे जो मिट्टी इकट्ठा हो रही है यानी बालू के जो पार्टिकल्स इकट्ठा हो रहे हैं सैंड के, इससे जो ये शेप बन रहा है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट ड्यून्स। और ये रेगिस्तानी इलाकों में सबसे यानी डेजर्ट एरिया में सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं। इस इलाके को हम लोग बोलते हैं ड्यून्स। बात समझ में आ गई। आगे दिया स्टूडेंट कि ये ड्यून्स जो बन जाते हैं उसके बाद से ये दो ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें हमको याद रखना है। एक डिफ्लेशन ऑफ द विंड, यानी जब डिफ्लेशन होगा यानी गड्ढा बनेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं विंड के डिफ्लेशन से बने हुए डिफ्लेशन, सैंड डिफ्लेशन। और उसके बाद दूसरा जो बनेगा उसको बोलेंगे हम लोग सैंड ड्यून्स। दो चीज़ें याद रखेंगे। उसके बाद आता है स्टूडेंट कि लैंड बाई मेड बाई ग्लेशियर से कैसे बनते हैं उसके बारे में दिया। अ ग्लेशियर इज द ह्यूज मास ऑफ आइस, जब बड़ी सी आइस दैट मूव स्लोली डाउन और माउंटेन वैली, जब मूव होती है यानी जो माउंटेन है इस पर ग्लेशियर होगा। ग्लेशियर जब टूट कर मूव होगा, ठीक है ना, जब मूव होगा इट मेड अप ऑफ ए कॉम्पैक्ट एंड रिक्रिस्टलाइज स्नो, दे ऑकर इन द एरिया हैविंग अ परमानेंट कवर ऑफ स्नो एंड एयर। ये वहीं पर होगा जहाँ पर जब एरिया पूरी तरह से कवर होगा किससे, आइस से, और धीरे धीरे क्रिस्टल के रूप में यानी फिर से बनेगा। क्रिस्टल मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट टूट के नीचे गिरेंगे, ठीक है, तो धीरे धीरे एक अपने अनुसार एक शेप बनाते जाएंगे। जाहिर सी बात है इतनी चीज़ें टूट कर नीचे गिरेंगी तो एक शेप बनाती जाती हैं। ग्लेशियर मॉडिफाई द लैंडस्केप इज द नंबर ऑफ वे, बहुत सारे ग्लेशियर से बहुत सारे लैंडस्केप बनते हैं, जो बहुत सारे हैं। देर क्रोड दे एरोड द सरफेस ट्रांसपोर्ट एंड डिपॉजिट मटेरियल ऑफ ऑल साइड, यानी ये सरफेस को एरोज भी करते हैं, ट्रांसपोर्ट भी करेंगे और डिपॉजिट भी लाकर कर देते हैं। रैंकिंग फ्रॉम द बोल्डर्स एंड सैंड टू फाइन सिल्ट। इसका मतलब क्या है, ये जैसे हम लोग देखते हैं कि सैंड में ये पूरा इरोजन हो रहा था, लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे ये टूट कर नीचे गिरेगा तो ये अपने एरोज भी करेगा, ट्रांसपोर्ट भी करेगा, मटेरियल को डिपॉजिट भी लाकर करता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि एरोजनल वर्क ऑफ ग्लेशियर कैसा होता है, ठीक है।
इन अ ग्लेशियर द मूवमेंट ऑफ आइस इज अनइक्वल। मूवमेंट जो होता है अनइक्वल होगा, जाहिर सी बात है, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा जब टूटेगा तो, ठीक है। द टॉप ऑफ द ग्लेशियर जो होता है, जो ग्लेशियर का टॉप वाला पार्ट होता है, ये नहीं, ये वाला पार्ट, ठीक है ना, ये जो देख रहे हैं हम लोग, ये टॉप वाले पार्ट में क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। ठीक, इसमें ये होता है स्टूडेंट कि आइस मूव होता है मच फास्टर देन इट्स बॉटम। जाहिर सी बात है, ऊपर वाला आइस जो होगा ज़्यादा तेज आएगा नीचे की तरफ, तो इसका मूवमेंट क्या होगा, हाई होगा बॉटम की तुलना में, ठीक है ना। देन द along the side of glacier the crack the appear to the glacier because of the splitting of ice and result of unequal movement of are known as crevasse। इसका मतलब क्या है कि जब ऊपर से कोई चीज़ नीचे गिरेगी, जैसे मान लो स्टूडेंट ये है, ठीक है, अब यहाँ से ग्लेशियर गिरे तो ये क्रैक डालेगा ना, ये जब क्रैक डालेगा तो इसी को हम बोलते हैं क्रीवस। क्या बोलते हैं इसको, क्रीवस, याद रहेगा स्टूडेंट, क्रीवस। और यही क्रीवस जब बड़ा हो जाएगा ना, जब ज़्यादा बड़ा हो जाएगा यानी गड्ढा जैसा बन जाएगा, तो दो तरफ से वैलीज बन जाएगी, ठीक है ना, और इसी वैलीज को बोलते हैं हम लोग यू सेप्ड वैलीज। जब ग्लेशियर पूरी तरह से, एक बार और देखते हैं, जैसे ये माउंटेन है स्टूडेंट, ठीक, और इस माउंटेन से ग्लेशियर गिरा तो ये जो माउंटेन एरिया है दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ऐसे, ठीक है, दो पार्ट में। जब ग्लेशियर पूरी तरह से गिरेगा तो एरोस करेगा इस पार्ट को, जैसे ही एरोस करेगा तो ये ऐसे सेप्ट में इसकी वैली बन जाती है, यानी इधर भी माउंटेन हो जाते हैं, इधर भी माउंटेन, इधर भी माउंटेन, इधर भी माउंटेन, और इस यू सेप्ट वैली को ही हम लोग बोलते हैं कि यह ग्लेशियर के द्वारा बनाया गया वैली है, ठीक है ना, और इसको हम लोग बोलते हैं यू सेप्ट वैली। आगे हम लोग कल डिस्कस करेंगे स्टूडेंट कि आगे इसमें क्या होता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।